नमस्कार सभी साथियों को सुप्रभात। जैसा कि आज अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमारे बीच में उपस्थित हैं बॉटनी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हरीश रावत, जो कि एक एक्स आर्मी हैं और बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी हैं हमारे कॉलेज के। सर का ज्ञान हर विषय में अद्भुत है। आज हम सर से बात करेंगे कि सर बताएं वो रास्ते जिनसे हमारे बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो किस प्रकार खुद को आर्मी के लिए तैयार करें ताकि वो देश की सेवा करें और साथ ही अपना एक बेहतर भविष्य बना सकें। सर कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए कि किस प्रकार कोई स्टूडेंट स्कूल लेवल से ही खुद को आर्मी ऑफिसर बनने के लिए तैयार कर सकता है। थैंक यू मैम। प्रिपरेशन तो सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो आर्मी ज्वाइन करनी हो या कोई और फील्ड। लेकिन जहाँ तक बात स्पेशली अगर आर्मी की बात है, आर्मी ज्वाइन करने की और टू बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस, तो बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये अगर देखा जाए तो सबसे आसान एग्ज़ाम भी है। अगर आप बिल्कुल नेचुरल रहते हैं, जैसे आप हैं वैसे ही जाते हैं। होता क्या है कि जब हम आर्मी में जाते हैं और उसके लिए हमें एसएसबी क्रैक करना होता है, पहले एग्ज़ाम पास करना होता है, एनडीए है और सीडीएस है, ओटीए है और भी बहुत सारे टेक्निकल एंट्रीज़ हैं और बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, चाहे वो एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर हो या आप पायलट बनना चाहते हैं या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जब हम लोग एसएसबी देने जाते हैं रिटर्न में, तो बेसिकली जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं अपने 12th लेवल पे, अगर कोई पीसीएम से है तो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, हाँ सभी कुछ हो गया उसमें, मतलब जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। तो जब अगर आपका टारगेट शुरू से ही आर्म फोर्स ज्वाइन करना है, जैसे कि हम लोग हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे सैनिक स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल, RIMC रीजनल आर्मी RIMC जो स्कूल है जहाँ पे 7th में एडमिशन होता है और मिलिट्री स्कूल्स वगैरह में 6th में एडमिशन होता है और 9th में भी एडमिशन होता है। तो होता क्या है कि शुरू से ही एक, जैसे हम एक पौधा तैयार करते हैं वैसे ही एक पौधे के ऊपर काम किया जाता है, उसे खाद पानी दिया जाता है, वैसे ही आर्मी में है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपका सिलेक्शन सैनिक स्कूल, RIMC या मिलिट्री स्कूल्स वगैरह में नहीं हो पाता तो आप घर पे भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको एसएसबी में मनसा, वाचा एंड कर्मणा 3 तरीके से आपको एसेस किया जाता है। मनसा मतलब साइकोलॉजिकली, वाचा मतलब आपका इंटरव्यू और कर्मणा मतलब आपका ग्राउंड, आप कैसे ग्राउंड में हैं, आप कैसे ग्रुप के साथ काम करते हैं। तो अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को सबसे पहले तो कोई ना कोई एक गेम ऐसा हर बच्चे को चूज़ करना चाहिए जो अगर आउटडोर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो उस गेम को सीखे, उस गेम की बारीकियों को सीखे और उस गेम को अपना इंटरेस्ट बनाए जी। अब वो उसमें पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, क्योंकि बचपन में तो सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सब चीज़ खेलने को मन करता है और बच्चे खेलते भी हैं और सब चीज़ खेलना भी चाहिए। लेकिन अगर कुछ आप स्पेसिफिक खेल सकते हैं, उसके रूल्स को जानें, उसको पहचानें, उस गेम में कौन से खिलाड़ी हैं, कौन जो अच्छा कर रहे हैं। जैसे इंडिया में क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और बहुत सारे गेम्स हैं। और जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें जो है, प्रैक्टिकल हम किसी चीज़ को ग्राउंड में कैसे करते हैं। आजकल क्या है कि हम लोग किसी भी काम को करना तो चाहते हैं पर उसकी प्लानिंग नहीं करना चाहते, उसे सीखना नहीं चाहते कि इसकी क्या बारीकियां हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं जी। और इंटरव्यू की सपोज जैसे हम बच्चे को पूछते हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका हॉबी क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट पे, बच्चे क्या, बड़े क्या, उन्हें यही पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या वीक पॉइंट्स हैं और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जी। तो एसएसबी एक तरीके का एक ऐसा मतलब इंटरव्यू है डिज़ाइन किया हुआ, बिल्कुल साइंटिफिकली डिज़ाइन, कि इसमें आपसे कुछ अलग से नहीं पूछा जाता। इसमें आपसे वही पूछा जाएगा तो आप जो अपनी ज़िंदगी में आप कर रहे हैं और करके आए हुए हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है, आपके टीचर्स क्या हैं और आप क्या चीज़ पसंद करते हैं और क्या आपका टीचर, सब्जेक्ट, गेम्स क्या खेलते हैं, आपका
रिलेशंस आपके फ्रेंड से कैसे था, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है। तो होता क्या है कि इन बेसिक सवालों के भी जवाब हम लोग या हमारे बच्चे या जो एस्पायरेंट्स हैं वो नहीं दे पाते। और कई बार तो जो कोचिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा अपने आप को प्री एज्यूम्ड हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए कि बहुत सारी चीज़ों को वो पहले से ही दिमाग में बिठा लेते हैं कि ऐसा करना है, ये करना है, वो नहीं करना, और वहाँ पर जाके उनके मुंह से झूठ निकलने लगता है। जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ऑफिसर्स वहाँ पे उनको एसेस करने के लिए बैठे गए, वो तीनों टाइप से उनको एसेस कर रहे हैं कि ग्राउंड में वो बच्चा क्या कर रहा है, साइकोलॉजी उसकी कैसी है कि वो किसी चीज़ के प्रति क्या सोचता है। उसमें बहुत सारी स्टोरीज आपको लिखाई जाती हैं, वो तो डिटेल प्रोसीजर है, वी आर टॉकिंग इन जनरल। तो सर थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे। कई बार हमने देखा है कि बच्चा जब एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है रिटन में, या सीडीएस क्रैक कर लेता है, वो मोस्टली वो एसएसबी से ही बाहर होता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है, और बच्चा खुद को कैसे प्रिपेयर करे कि वो उस लेवल पे आने के बाद बाहर ना आए, क्योंकि वो बड़ा दुखद होता है और बच्चे बड़े निराश हो जाते हैं। इसी संबंध में मैं आपको एक बागेश्वर का इंसिडेंस बताऊंगी सर। ग्रामीण परिवेश का बच्चा था, उसने बहुत मेहनत करी, तो उसका सिलेक्शन उसे लगा कि हो ही जाएगा, और वो एसएसबी से बाहर हुआ, और बाहर आने के बाद सर उसने सुसाइड कर ली। तो आप प्लीज़ ये भी बच्चों को बताइए कि किस तरीके से फेलियर को हैंडल करें। अच्छा, जब आपने बात बागेश्वर की ही करी तो एक बार मुझे, मैं चूँकि मैं कुमाऊँ से हूँ तो मुझे याद है, और अखबारों में भी मैंने पढ़ा कि जो बागेश्वर में कहीं पर कपकोट साइड में जो हमारे चक्षुष्पति अवस्थी जी एजुकेशन ऑफिसर हैं, तो उन्हीं के कार्य क्षेत्र में एक स्कूल आता है जहाँ पे एक सर हैं हमारे जो बच्चों को तैयारी कराते हैं, और प्राइमरी जीपीएस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, वहाँ के बहुत सारे बच्चे, मतलब एक दो नहीं, मतलब ये नंबर्स मेरे ख्याल से 20 से ऊपर, 30 से ऊपर भी, इससे ऊपर ही है जो आर्मी स्कूल में सिलेक्शन हुए। जबकि अच्छा। ये माना जाता है कि लोग अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं और दिल्ली भेजते हैं और कई सारे इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं सिर्फ उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं वो। और तो हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर ने उनको इस तरीके से उन्हें पढ़ाई कराई, वो लोग उनका सिलेक्शन हो गया। तो देखो, प्रिपरेशन तो होती है। जहाँ तक बात आपके सवाल की, रिटर्न तो क्लियर हो जाते हैं। तो एसएसबी का सबसे बड़ा क्वालिटी कहें या यूनिकनेस कहें, वो यही है कि एक आईआईटीएन शायद वहाँ पे सेलेक्ट ना हो पाए और एक गांव का आया हुआ बच्चा एसएसबी क्लियर कर जाए। तो यही चीज़ है कि एक बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम अगर इसका शॉर्ट फॉर्म है तो किस है, कीप इट सिंपली स्टूपिड। जो चीज़ें जैसी हैं उसे वैसे ही रखें। अब सपोज ये पौधा है, अब ये पौधा ही है, ये स्नेक प्लांट है, ये जो करवा होता है, जो करवा चौथ में महिलाएं व्रत लेती हैं, वो करवा है, उसको हमने यूटिलाइज किया और इसमें ये प्लांट लगा दिया। तो ये यही है सिंपल। अब इसकी यूनिकनेस कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है कि लोग कॉन्सेप्ट को पूरा ही चेंज कर देते हैं बच्चे जी। अब उसके दो रीजंस हैं कि एक तो इतना ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं एसएसबी के लिए। अब किसी चीज़ को समझना, किसी प्रोसीजर को समझना तो ज़रूरी है, लेकिन जब प्री एज्यूम्ड हो जाते हैं कि उसमें एक जैसे साइट में एक चीज़ आता है WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कि मोबाइल, अब मोबाइल पर आपने कोई चीज़ बनानी है तो वो लोग जो उनके कोचिंग सेंटर्स में जो उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन लोगों ने बताया, वो ऐसा नहीं बताते कि आपने इसे रटना है, लेकिन बच्चे जनरली उसे रट लिया करते हैं जी। तो फिर सिलेक्शन रेट का तो ऐसा है मैम कि 50-50 के बैच में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है या 2 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, वो भी जाके अगर वो मेडिकली फिट हैं तो सिलेक्शन रेट तो बहुत कम है। हाँ, तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि छोटी सी असफलता को अपना आत्मसम्मान ना समझें और आत्महत्या जैसा घृणित कार्य ना करें। और सबसे बड़ी बात मैम क्या है कि एसएसबी या कोई और भी एग्जाम्स ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए तो आप दोबारा नहीं हो पाएंगे। 13 टाइम में, 14 टाइम में एसएसबी, बस चीज़ क्या है कि जो गलती आपने इस बार करी, अगली बार आप उस गलती को ना दोहराएं, अपनी गलतियों से सीखें और अपने आप को एनालाइज करें कि हमने गलती कहाँ करी और हमें क्या चीज़ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो एसएसबी में ऐसा कुछ नहीं, बचपन से आप हो सके अपने बच्चे को जितना प्रैक्टिकल होने की आदत डालेंगे, उसे चीज़ों को, उसका डिसिप्लिन जो एक बुनियाद है किसी भी सफलता की, और स्पेशली आर्म फोर्सेस का तो एक नींव है डिसिप्लिन,
कि बच्चा छोटी छोटी आदतें, बच्चा आता है वो अपने शूज़ को अपनी जगह पर रखे, अपने टाई को, अपने आई कार्ड को, अपने कपड़ों को हैंग करे, हाथ धोए, बस यही सब चीज़ें हैं जो जनरली हम लोग डेली रूटीन में करते हैं कि कोई चीज़ कहीं से उठाएं तो उसे वहीं रखें। तो एसएसबी भी अपने आप में एक इट इज़ मतलब इट इज़ लाइक अ गेम। सर अब मैं आपसे अंत में 3 ऐसे मुख्य बिंदु जानना चाहूँगी जो कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में अगर उन 3 बातों को ले आए तो वो एसएसबी क्लियर करने में उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर एसएसबी क्लियर नहीं होता, क्योंकि अंत डेस्टिनी वो नहीं है, आपका डेजिग्नेशन चेंज होता है, आपके उद्देश्य चेंज होते हैं, बहुत कुछ चेंज होता है जब जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं लाइफ में, आप बड़े होते जाते हैं, तो मैंने खुद ये चीज़ महसूस करी है कि आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके विचार खुलते हैं, और अगर आप किसी चीज़ की शिद्दत से तैयारी करते हैं तो वो चीज़ आपको आज नहीं तो कल मिलती है, और ना भी मिले तो वो आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। तो वो 3 बिंदु मुझे आप बताइए जो कि मेरे दर्शक अपने जीवन में लेकर आएँ और वो उनके लिए हितकर साबित हो। मैम वैसे तो बहुत है, लेकिन जो मुझे अभी याद आते हैं, एक तो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस अपने आप को आपने ट्यून करना है कि भाई मुझे ये चीज़ यहाँ से सामान उठाया, छोटी छोटी आदतों से हम उसे शुरू कर सकते हैं कि हमने ये चीज़ इधर से उठाई तो यहीं पर रखी, अपना पेन आप अपने ढक्कन लगाएं, मतलब बेसिकली डिसिप्लिन। और दूसरा प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना उसमें सफल होने की आपकी गारंटी बढ़ती जाती है। और तीसरा मतलब कभी ना क्विट करने वाली आदत, बिकॉज क्विटर नेवर विंस। डिटरमाइंड रहना है आपको, डिटरमाइंड रहना है कि हाँ क्विट नहीं करना है चीज़ों से, कोई नहीं। सफलता जीवन का एक हिस्सा है, ये चलता रहता है। सर जैसे आपके पीछे मुझे एक मॉडल दिखाई दे रहा है वाटर साइकिल का, इस वाटर साइकिल के अंदर भी बहुत डिसिप्लिन होगा, इसीलिए ये वाटर साइकिल सही से काम करता होगा। तो सर आप इससे कनेक्ट करके एक बार बच्चे की दिनचर्या आप बता दीजिए कि किस तरीके से ये वाटर कलेक्ट होने के बाद इवेपोरेट होके, कंडेंस होके, फिर प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो ये दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आप मॉडल के माध्यम से थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि ये सिर्फ प्रकृति में ही नहीं है, ये आप अपने जीवन में भी ला सकते हैं। तो देखो मैम, मॉडल क्या, ये बेसिकली बच्चों के हिसाब से अगर हम बात करते तो एक साइकिल है जी। तो जीवन भी हमारी एक साइकिल की तरह है। हम सुबह उठते हैं जी, सुबह उठते हैं, अपना दैनिकचर्या रूटीन्स हैं उनको करने के बाद हम लोग अपना पूजा करते हैं, प्रे करते हैं अपने गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं। बच्चे खाना नाश्ता करते हैं, अपने स्कूल चले जाते हैं, फिर वहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं, खेलते भी हैं और इंटरेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के अलावा वो अपने स्कूल से सीखते हैं, चाहे वो स्पेशली अगर हम बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जो कि आजकल हर पेरेंट्स फोकस करता है कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उसका पार्टिसिपेशन हो बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, चाहे वो गेम्स हों, डिबेट्स हों, ये हों। फिर वो घर आता है, घर में उसके बाद आने के बाद भी वो वहाँ से उसकी घर वाला प्रोसेस शुरू होता है कि भाई वो स्कूल से आ रहा है, अपना चीज़ों को अपनी जगह पर रखे और कोशिश करे तो वो एक वर्ड डेली का, एक वर्ड भी बहुत होता है अगर वो एक साल में 365 शब्द हो जाएंगे, ज़्यादा भी नहीं, कंसिस्टेंसी जो आपने कहा, एक चीज़ को वो एक वर्ड को प्रिपेयर करे, उसको उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करे। और रीडिंग की आदत हो, न्यूज़पेपर वो अपनी ही बुक की करे। अच्छा, अपनी बुक की, बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो उसको नए वर्ड्स मिलते हैं और अगर वो आगे को करेगा तो उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चीज़ें साइक्लिक वे में चलती रहती है, अगर वो साइकिल चलती रहे तो सक्सेस पक्का है। तो वैसे ही ये वाटर साइकिल भी है कि ये यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, फिर इवेपोरेशन और फिर ये कलेक्शन, फिर से मतलब जहाँ चक्र चलता रहता है, वहीं वापस आएगा। तो व्यक्ति अगर कोशिश करे तो कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। राहें कठिन हैं, लेकिन उन कठिन राहों में अगर व्यक्ति आत्म संयम के साथ और आत्म अनुशासन के साथ आगे बढ़े तो जरूर अपनी मंजिल को पाएगा। कहावत भी कि पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों में होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो सबसे पहले हमें अपने सपने देखना और सपनों को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और सपनों को जिंदा हम तभी रखेंगे जब हम खुद जीवित रहेंगे, और जीवन अनमोल है। और सभी बच्चों को मैं फिर ऐसे ही विषय लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।